चलें अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम है चीफ्स एंड चीफडम्स। इस लेक्चर की शुरुआत में जो पहली स्लाइड हमने पढ़ी थी उसमें जिक्र आया था इस बात का कि भाई डेक्कन और डेक्कन से नीचे का जो इलाका है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर काफी सारे नए किंगडम्स एज वेल एज चीफडम्स का इमरजेंस होता है। तो वहां पर ये जो शब्द चीफडम आया है, वैसे तो कई लोगों को लगा होगा कि चीफडम और किंगडम शायद एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चीफडम होता क्या है, बनता कैसे है, और उसके बाद में फिर चीफ्स एंड चीफडम्स टॉपिक अपन लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सपोज कर लीजिए कि एक इलाका है, या तो यहां पर पहले से कुछ लोग रहते हैं या फिर यहां पर जंगल है। पहली सिचुएशन लेकर चलते हैं कि यहां पे कुछ लोग रहते हैं। अब बाहर से कोई एक कबीला या फिर कोई एक कह सकते हैं लोगों का समूह आया और उन्होंने इस इलाके के ऊपर हमला किया। यहां पे रहने वाले लोगों को लेट से उन्होंने हरा दिया या सब्जुगेट कर दिया। उसके बाद या तो उनको अपने अधीन कर लिया या फिर उनको यहां से निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद यहां पर आके बैठ गए और इस इलाके को अपना डिक्लेयर कर दिया, या फिर ये बोला कि अब ये हमारे वर्चस्व का क्षेत्र है। ये तरीके से ये जो इलाका इन्होंने अपने कब्जे में लिया है, इसको चीफडम बोला जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि इस इलाके में लेट से कोई नहीं रहता था और यहाँ पे जंगल है। कुछ लोग, कोई कबीला, कोई लोगों का समूह यहाँ पे आया, उन्होंने देखा कि यार ये जगह ठीक है रहने के हिसाब से, और उन्होंने यहाँ का जो जंगल है इसके पेड़ काट के साफ किए, कुछ इलाका साफ करके रहने लायक बनाया और यहाँ पर फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ पर रहते हैं। तो ये दो तरीकों से चीफडम का निर्माण होता है। अब वक्त के साथ में बढ़ते 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 हो सकता है कल को ये चीफडम आपका किंगडम भी बन जाए, मगर ये फिलहाल जो है अभी एक चीफडम की स्थिति में है। अब जब ये चीफडम बना, चाहे आपने यहाँ पे किसी को निकाला हो और उसके बाद आपने उसकी जगह को हथियाया हो, चाहे आपने जंगल काटकर अपने लिए रहने योग्य भूमि बनाई हो और उसको फिर वहां पर आपने अपना वर्चस्व का इलाका डिक्लेयर किया, दोनों में से किसी भी तरीके से आपने अपना चीफडम बना लिया। अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये चीफडम बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, वो सब लोग साथ में इकट्ठे होंगे एंड वो फिर डिसाइड करेंगे कि हमारा ये जो चीफडम है इसका प्रमुख या फिर इसका हेड कौन होगा। अब ये लोग आपस में मिलकर फिर कोई अपना मुखिया चुनेंगे, अपना कोई एक सरदार चुनेंगे। ये जो चीफ है, अब ये इस चीफडम को चलाना शुरू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर आपकी जो ट्राइब है या फिर आपका जो पूरा लोगों का समूह है या कुटुंब है, इनके बिहाफ पर अब ये पूरी की पूरी चीफडम को कंट्रोल करना शुरू करेगा। इसके ऊपर अब रूल करना शुरू करेगा कलेक्टिवली, सारे लोगों के फायदे के लिए। अब ये जो चीफ या फिर ये जो सरदार है, इसकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि हेरिडेटरी हो। जनरली राजा अगर होता है उसकी किंगडम में, तो राजा के बाद में ये बात श्योर है कि उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा राजा बनेगा। यानी कि उसकी पोजीशन जो है राजा की या राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये वंशानुगत है, ये हेरिडेटरी है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। मगर जो आपकी चीफडम्स होती हैं उसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि जो अभी आपका प्रेजेंट चीफ है या फिर जो प्रेजेंट सरदार है उसी का बेटा फिर अल्टीमेटली आगे जाकर चीफ बनेगा या सरदार बनेगा। बन भी सकता है, नहीं भी बने, हो सकता है किंगडम में कोई आपकी जो चीफडम है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दे, वो ज्यादा सामर्थ्यवान हो, हरा दे वो आपके चीफ को या चीफ का जो अगला चीफ बनने वाला है उसका बेटा उसको, या फिर लोग उसको सपोर्ट कर दें। तो चीफडम और किंगडम में जो बेसिक डिफरेंस है हमको याद रखना है कि चीफडम में जो चीफ है जनरली आपकी जो ट्राइब का सबसे पावरफुल मैन होता है वही चीफ बनाया जाता है। जनरली एक्सेप्शंस कैन बी देयर, मगर ये जो पोजीशन है चीफ की या सरदार की, जरूरी नहीं है कि ये हेरिडेटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वेरेस अगर एक किंगडम की बात की जाए तो उसमें जो किंग की पोजीशन है वो हमेशा हेरिडेटरी ही होती है। उसमें पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो परिवार में ही सत्ता का हस्तांतरण होगा। एक चीफडम में एक ट्राइब ने अगर किसी इलाके को कब्जा किया है और वहां पे उसको अपने वर्चस्व का क्षेत्र डिक्लेयर किया है, तो उस पर राज करने वाले सरदार की कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद उसका बेटा ही सरदार बने। बन भी सकता है, बट हो सकता है शायद उसकी जगह कोई और ज्यादा योग्य व्यक्ति वहां पर आके रूल करने लगे। तो ये जो है चीफडम और किंगडम के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है जो अपने को समझना है। अब लेट से ये जगह है, यहां पर अब एक कोई व्यक्ति, लेट से ये जो आपकी लेट से ये जो आपकी चीफडम है, यहां पर अब जिस भी व्यक्ति को आपने चीफ बना दिया उसने अपना रूल करना शुरू किया। अब यहां पर
उसका रूल ठीक तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा, या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र होंगे, लोग उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी ट्राइब के बीच में, अपने किन फोल्क के बीच में, अपने कुटुंब के बीच में कितना पॉपुलर है। चीफ जितना ज्यादा पॉपुलर होगा अपने किन फोल्क में, अपने ट्राइब में, उसके जितने भी लोगों का समूह है, उतना ज्यादा आसानी से वो रूल कर सकेगा। और अगर ट्राइब में ये बात उठ गई कि भाई ये जो चीफ है अपना वो नालायक है, या फिर इससे ज्यादा बेहतर लोग मौजूद हैं, या फिर अगर लोग आपस में बट गए, डिवाइड हो गए, उनके बीच में अगर ये संशय की स्थिति आ गई कि इस व्यक्ति को चीफ या फिर सरदार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो उसकी परिस्थिति या उसकी जो पोजीशन है वो खतरे में पड़ सकती है। तो चीफडम में देखिए, जनरली आपका किंगडम में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। कई कहानियों में आता है कि दुष्ट राजा था, दुष्ट राजा था तो तभी दुष्ट होगा जब आपकी प्रजा के ऊपर अत्याचार करता होगा, यानी कि प्रजा के बीच में पॉपुलर नहीं होगा, उसका सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट फिर भी रूल कर जाता था, क्योंकि उसकी आर्मी और प्रशासन और बाकी सारे लोग उसके सपोर्ट में रहते थे। चीफडम के केस में ऐसा नहीं होता। चीफडम के केस में अगर आपकी ट्राइब या फिर आपके किनफोल्क आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप रूल नहीं कर सकते लंबे वक्त तक। तो चीफ एक तो उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है, हो भी सकता है हेरिडेटरी हो भी सकता है ना हो, और रूल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको सपोर्ट जो है अपने किन फोल्क से, अपने कुटुंब से डिराइव करना पड़ता है। अब एक चीफ के तौर पर इसके फंक्शंस क्या होते हैं? मोर और लेस इसके फंक्शंस वैसे ही हैं जो किसी राजा के अपने किंगडम में होते हैं, यानी कि ये जितने भी स्पेशल रिचुअल्स हैं पूरे के पूरे ट्राइब के लिए, पूरी की पूरी चीफडम के लिए वो परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली राजा भी इसी तरीके से पूरे के पूरे अपने किंगडम के लिए कई सारे स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। दूसरा, अगर किसी दूसरी ट्राइब के साथ में, किसी दूसरे चीफडम के साथ या दूसरी किसी किंगडम के साथ में अगर लड़ाई चढ़ गई, वॉर हो गया, तो उसमें फिर लीडरशिप आपको देनी है, आपने युद्ध में लड़ना है, जाके लीड करना है अपने लोगों को। राजा भी यही करता है। तीसरा, अगर आपके चीफडम में लोगों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाना है, उसको आर्बिट्रेट करना है। राजा भी एग्जैक्टली यही काम करता है कि अपने राज्य में जो भी उसके यहाँ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको वो सुनता है एंड उनका फिर निपटारण करता है। तो मोर और लेस फंक्शंस की अगर बात की जाए तो एक किंगडम के किंग की और एक चीफडम के चीफ की जो फंक्शंस हैं वो मोर और लेस काफी हद तक सामान्य है। आगे, he receives gift from his subordinates unlike kings who usually collected tax। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल डिफरेंस है कि एक चीफडम का जो सरदार है या फिर जो चीफ है वो टैक्सेस नहीं लगाता अपने लोगों के ऊपर, वो उनसे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करता। उसको जो भी गिफ्ट्स अपने ट्राइब से मिलते हैं वो उन सारे गिफ्ट्स को रिसीव करता है, उनमें से कुछ अपने पास रखता है अपनी सैलरी के तौर पर या आजीविका चलाने के लिए, और बाकी वो अपने सपोर्टर्स के बीच में, अपने ट्राइब्स के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में एक किंगडम में यह होता है कि राजा अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है, उस टैक्स को कलेक्ट करता है, उस टैक्स से फिर जो रेवेन्यू आता है उससे जितने लोगों को नौकरी दे रखी है किंगडम में अलग अलग काम करने के लिए, उनको पैसा देता है, और बाकी फिर जो पैसा बचता है उससे राज्य का विस्तार करना है, सेना को बढ़ाना है, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, उन सारी चीजों में वो पैसे को लगाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक चीफडम में आपका जो चीफ या सरदार है वो अपने लोगों के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाता, अपने सबऑर्डिनेट से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं उन गिफ्ट्स को वो अपने सपोर्टर्स के बीच में और ट्राइब के बाकी लोगों के बीच में उनका सपोर्ट बना रहे इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। मगर राजा ऐसा नहीं करता। राजा क्या करता है? राजा अपनी प्रजा के ऊपर टैक्स लगाता है और उस टैक्स की मदद से अपने शासन को चलाता है। एंड एक और फंडामेंटल डिफरेंस कि एक किंगडम जितनी बड़ी हो या छोटी भी हो, जनरली एक राजा को अपना अगर किंगडम मेंटेन करना है तो दो चीजें रखना पड़ती हैं। एक रखना पड़ती है आर्मी, और दूसरा रखना पड़ती है एक ब्यूरोक्रेसी या फिर एक प्रशासन जो उसके पूरे अंपायर को चलाने में मदद करता है। आर्मी तब काम आती है जब एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उसके लिए, दूसरा अगर कहीं से हमला हो गया तो लड़ने के लिए आपको फौज की जरूरत, एक वेल ट्रेन्ड आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और प्रशासन डे टू डे एक्टिविटीज चलानी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, ढंग से सब कुछ व्यवस्थित कर चलाना है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी और एक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोनों चीजें एक किंगडम में आपको देखने को मिलती हैं, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और एक आपका कैडर ऑफ ऑफिसर्स जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। चीफडम में ऐसा नहीं होता, आपको स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड आर्मी और एक ब्यूरोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। जनरली जो ट्राइब के अलग अलग लोग हैं उनको अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, या फिर एक ही आदमी को अलग अलग वक्त पर अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो अपना नॉर्मली खेती किसानी करता है, बट कभी अगर लड़ने की नौबत आ गई, ट्राइब के ऊपर हमला हो गया, तो उसी को फिर जो है युद्ध में भी जाना पड़ेगा अपने चीफ के साथ में लड़ने के लिए। या ये हो सकता है कि कभी भाई जो गिफ्ट वगैरह रिसीव किए गए उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो किसको कितना दिया जाए, किसको कितना दिया जाए। इसमें पता चला कि एक व्यक्ति जो है लिखा पढ़ी में अच्छा है, उसको बुलाया और उससे बोला कि यार तुम मदद करो ये सब डिसाइड करने में, इस तरीके
तरीके से। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एक चीफडम में कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं होती है और कोई रेगुलर ऐसे ऑफिशियल्स भी नहीं होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी एक आपकी जो किंगडम है उसमें रेगुलर आर्मीज एंड रेगुलर ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलते हैं जो प्रशासन रन करने में राजा की मदद करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं चीफडम में और किंगडम में जो अपने को ध्यान रखना है। अब यहीं से एक बात और कि एक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा इलाका है, यहाँ पे किसी ट्राइब ने हमला किया या फिर उन्होंने जंगल काटे और इस इलाके को जो है अपनी चीफडम डिक्लेयर कर दिया। पता चला कि वक्त के साथ में ये चीफडम ठीक ठाक तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई, यहाँ पे गिफ्ट्स या जो भी ट्रिब्यूट्स हैं वो इतनी मात्रा में आ रहे हैं कि सबको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो सरदार है उसके पास अच्छी खासी मात्रा में जो है गिफ्ट्स वगैरह या फिर रेवेन्यू या रिसोर्सेज बच जाता है। अब उसकी मदद से उसने अपने इस चीफडम का विस्तार करना शुरू किया। तो हो सकता है उसने अपने पास में कोई एक और चीफडम होगा उस पर हमला कर दिया, एक और चीफडम होगा उस पर हमला कर दिया और सबको जीत लिया। तो वक्त के साथ में पता चला कि ये छोटा था जो चीफडम था ये काफी ज्यादा बड़ा चीफडम बन गया एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो चीफडम है ये किंगडम में कन्वर्ट हो गया और फिर उस किंगडम को उसने उसके आने वाले लोगों ने और ज्यादा बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते वो अंपायर बन गया। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि चीफडम जो है वो किंगडम का शुरुआती फेज है, वो बाल्यकाल है, जो चाइल्डहुड फेज होता है किंगडम का वो आपका चीफडम है। और वक्त के साथ में जैसे जैसे आपका चीफडम मजबूत होता चला जाता है वैसे वैसे ये किंगडम की तरफ में जाता है और अगर किंगडम फिर और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है तो अल्टीमेटली फिर वो अंपायर में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर ज्यादा बड़े इलाके पे कब्जा करने लगता है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि जनरली जो चीफडम होता है वो बहुत एक सीमित एरिया तक, एक छोटे एरिया तक कन्फाइंड होता है, मगर जैसे जैसे फिर एरिया बढ़ने लगता है एक सर्टेन पॉइंट तक फिर वो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड, एक सर्टेन एरिया के बाद में आप उसे किंगडम बोलना शुरू करते हो और एक बहुत ही बड़े इलाके पे अगर आपका रूल चलने लगता है तो फिर उसको आप अंपायर कहने लगते हो। एंड जैसे जैसे आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी स्टेज में फिर आप जंप करते हो तो वैसे वैसे रूल करने का जो तरीका है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जितना आसानी से यहाँ पे रूल हो जाता है उतना आसान या उतना सिंपल तरीका रूलिंग का यहाँ पर नहीं है और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है चीफडम और किंगडम में। तो जो वही बात जो पहले वाले स्लाइड पे कही गई थी कि कुछ चीफडम्स जो आपके एमर्ज हुए थे जिसमें हमने चेरा, चोला और पांड्या की बात की थी, तो वक्त के साथ में बढ़ते बढ़ते फिर ये किंगडम्स में कन्वर्ट हुए और उसमें से फिर चोला अंपायर जो है अंपायर के रूप में कन्वर्ट हुआ और उसने फिर बकायदा साउथ ईस्ट एशिया के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। फंडामेंटल डिफरेंस यही आ जाता है कि कितने इलाके, कितनी टेरिटरी, कितने लोगों के ऊपर आपका रूल चल रहा है एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे आपका रूल करने का तरीका भी बदल गया। हो सकता है जब चोलाज ने शुरुआत करी हो तब वो भी एक चीफडम रहे होंगे तो उस टाइम पीरियड पे उनका भी जो रूलर था उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होगी, मगर जब किंगडम बने या फिर जब अंपायर बनने की तरफ में गए तब पोजीशन हेरिडेटरी हो गई, सरदार की जगह राजा कहलाने लगे और इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आने लगे। तो ये कुछ बेसिक हैं जो अपने को ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है अपना चीफ्स एंड चीफडम्स, ये शामिल ही इसलिए किया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि चीफडम में और किंगडम में फर्क क्या होता है एंड देन चीफ्स में एंड किंग्स में फर्क क्या होता है, ये बात अपने को क्लियर हो जाए ताकि आगे फिर अगर अपन इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आने वाले चैप्टर्स में जब इन वर्ड्स का यूज होगा किसी भी किंगडम की या किसी अंपायर की प्रोग्रेस को समझाने के लिए तब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं।